हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हमारे साथ मिस्टर आर एस चुएल जी हैं, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड पर्सनालिटी कोच हैं। इनसे आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे बिजनेस में आगे बढ़ा जाता है, लाइफ में ग्रोथ करी जाती है एंड कैसे लॉसेस से ओवरकम करा जाता है। तो सबसे पहले मैं सर को वेलकम करना चाहूंगा। सर, वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू जसमीत, थैंक यू जी। जैसा कि आज के टाइम में हम जानते हैं, अभी कोविड-19 के चलते लॉकडाउन चल रहा है। काफी सारे बिजनेस इस समय शट डाउन हो चुके हैं। कंपनीज जी। बैंकरप्सी फाइल कर रही है। ओयो, मेक माई ट्रिप जैसे बिजनेस जो रातों रात बहुत अच्छा रन कर रहे थे, देखते ही देखते बंद हो गए। इस समय बहुत सारी कंपनी जैसे गोल्ड जिम, उसने भी बैंकरप्सी फाइल कर दी है क्योंकि वो अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाई। उनके पास कैश नहीं था सस्टेन करने का। अब कैसे एक बिजनेस लॉकडाउन के चलते अपने बिजनेस को सस्टेन करेगा? क्या एक बिजनेसमैन को तैयारी करनी है घर बैठे? क्योंकि एक कहावत हमने सुनी है, जब फिशरमैन फिशिंग पे नहीं जाता है तब वो अपने नेट को चलता है, नेट को सही करता है। तो कैसे एक जी। बिजनेसमैन इस लॉकडाउन के चलते अपने बिजनेस पे प्रिपेयर करे, तैयारी करे कि लॉकडाउन के बाद कैसे, जब उसका लोगों का बिजनेस डाउन जा रहा होगा, उसका बिजनेस अप जाए। तो सर, मैं आपसे कुछ टिप्स बिल्कुल लेना चाहूंगा। आप क्या भवप्रीत जी, एडवाइस? बिल्कुल आपने अभी के टाइम का क्वेश्चन किया है। और सबसे पहले तो मैं आपका और दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, इसमें इसके दो पार्ट कर सकते हैं हम लोग। एक तो वो एंटरप्रेन्योर्स जो आज ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं। एक दूसरा जो फ्यूचर में आना चाहते हैं। अभी जैसा आपने कहा कि अजमेर के कंसर्न में हम बात करें, और ज्यादा यही रहेगा क्योंकि अभी हम लोग जिस लेवल पे बात कर रहे हैं वो अजमेर के लेवल पे करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेरा मानना इसमें यह है कि जैसा आपने एग्जाम्पल दिए कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो रही हैं। देखिए, मैं एक को रखता हूँ जिसने बहुत नीचे से बिजनेस की शुरुआत की और धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, और ये मान लीजिए कि आज हम जहां तक पहुंचे हैं उसके अंदर 54 इयर्स लगे। तो मुझे खुद को कई बार ऐसा लगता था कि ये रातों रात अमीर कैसे हुआ जाता है, जबकि हमारी तो पीढ़ियों ने इसके अंदर अपना पूरा जीवन खपा दिया। और मैं खुद 28 साल से बिजनेस में हूँ और मैं खुद महसूस करता हूँ कि ओवरनाइट पैसे वाला बनने के लिए क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। हालांकि मैं बहुत स्टडी करता हूँ, मैंने महसूस किया है कि आप अपनी स्पीड तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो मल्टीफोल्ड्स है इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ज्यादा, यूं समझ लीजिए कि आपकी एग्जीक्यूशन पावर ऐसी होनी चाहिए कि जिस काम को लोग 1 घंटे में करते हैं उसको आप 5 मिनट या 10 मिनट में कर सकें। तो एक बहुत अलग सिनेरियो खुल जाता है। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम बात करें इनकी, तो मेरे हिसाब से तो स्लो और स्टडी बढ़िया है। अपने पाँव जमाते चलें, जो बर्डन है वो कम से कम रखें, अपनी पूंजी से जितना व्यापार कर सकते हैं वो करें, और उसके बाद सफलता हर इंसान को मिलती है उसकी इच्छा के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार। तो आज जैसे आपने ओयो का एग्जाम्पल दिया, मुझे नहीं पता इस, तो उसको बिना जाने मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अजमेर में जिस तरह की बिजनेस है, अजमेर के एंटरप्रेन्योर से, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपने व्यापार में इंटेग्रिटी, अपने व्यापार के अंदर ऑनेस्टी, इन सब चीजों को लेकर के हम स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ सकते हैं। ओके सर। सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। क्या चीज आपको मोटिवेट करती है वर्क करने के लिए? आपके पास आज मनी है, एक बड़ी कंपनी है, बिजनेस है, फिर क्या ऐसी मोटिवेशन है जिसकी वजह से आप सुबह जल्दी उठ के अपने काम पे जाते हो और पूरा दिन इंस्पायर्ड रहते हो? मैंने जब भी आपसे मिला हूँ, आपके चेहरे पे हमेशा एक लंबी सी स्माइल देखी है मैंने। थैंक यू। देखिए भवप्रीत जी, ऐसा है कि मैं अक्सर अपनी सेमिनार्स में भी ये बात बोलता हूँ कि कई इंसान 30 मिनट के लिए मोटिवेट किए जाते हैं, कुछ 3 आवर्स के लिए किए जाते हैं, कुछ 3 डे के लिए, कुछ 3 वीक के लिए, कुछ 3 इयर्स के लिए। और ये जितना लंबा आपका मोटिवेशन का पीरियड है, उतनी लंबी आपकी छलांग होगी, उतनी लंबी आपकी यात्रा होगी। अब जो मोटिवेशन बाहर से आता है, उस मोटिवेशन का आप समय बांध सकते हैं, लेकिन जो मोटिवेशन अंदर से आता है वो हमेशा आपके पास रहता है। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिनके चलते
शायद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई सर। मैं अपने आप को ऑल द टाइम मोटिवेटेड फील करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट शायद कुछ कनेक्टिविटी इशू आ गया है, सर को हम वापस ले रहे हैं लाइव सेशन के अंदर। जस्ट वेट। सर हमारे साथ वापस आ रहे हैं 2 मिनट के अंदर। तब तक हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, क्या आप लोगों के सवाल है कुछ सर से जो आप पूछना चाहते हो, तो अभी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के पूछ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ काफी सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टूडेंट्स हमारे साथ इस समय जुड़े हुए होंगे, जिनके काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे, जो सर से पूछना चाहते होंगे। तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड वीडियो को शेयर करिए। हाँ जी, पृथ्वी जी कनेक्ट हो गया शायद वापस। हाँ सर, कनेक्ट हो गया वापस। वेलकम सर वंस हाँ, अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस तो सर। सर मेरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। पूछिए, प्लीज प्लीज पूछिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे अगर आज किसी भी कंपनी को अपना ऑफिस डालना है, इंडस्ट्री डालनी है, तो वो सबसे पहले जयपुर के बारे में सोचते हैं। कहीं पे किसी को जी। होटल खोलना होता है बड़ी कंपनी को, तो वो उदयपुर के बारे में सोचते हैं। और एजुकेशन के हम्म। नाम पे आज कोटा हब बन चुका है। तो सर ऐसा अजमेर में हम क्या लेके आ सकते हैं? हमारे पास इतना सारा लैंड वैकेंट पड़ा है। क्या इंडस्ट्रीज आ सकती है, एजुकेशन आ सकती है, टूरिज्म आ सकता है, जिसकी वजह से अजमेर भी एक बड़े लेवल पे ग्रो करे? देखिए, अजमेर में बहुत पोटेंशियल है। जैसा आपने अभी कहा कि एजुकेशनल हब, अजमेर एक ज़माने में एजुकेशनल हब था ही। टूरिज़्म की भी पूरी संभावना है हमारे पास 2 बड़े धार्मिक स्थल हैं यहाँ पर, इसके अलावा बहुत सारी अच्छी ऐतिहासिक जगह भी है। तो टूरिज़्म भी डेवलप हो सकता है, एजुकेशन हब भी डेवलप हो सकता है और इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हो सकती हैं। लेकिन एक माइंडसेट मैंने शुरू से देखा है अजमेर के लोगों में कि यार अजमेर में क्या रखा है, अजमेर में कुछ भी नहीं है। ऐसा एक माइंडसेट है अजमेर के लिए, इसलिए यहाँ पर ब्रेन ड्रेन हो जाता है। बच्चे बाहर पढ़ते हैं और बाहर ही सेटल डाउन हो जाते हैं, अजमेर में कोई लौटना नहीं चाहता। तो यस सर। जब जब भी इस तरह की ब्रेन ड्रेन की समस्या चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, स्टेट में हो, चाहे नेशन में हो, तो ये चीज तो सामने आती आती है।
कि अजमेर का ही ब्रेन बाहर जाकर के बहुत अच्छा काम कर रहा है, अजमेर में नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अजमेर में बहुत संभावनाएं हैं, बहुत काम किए जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अजमेर में नहीं किया जा सकता हो। केवल माइंडसेट की बात है। अगर हमारा माइंडसेट है कि यार मैं अजमेर में रह के ही कुछ करना चाहता हूँ, तो एनीवन कैन डू एनीथिंग इन अजमेर, मेरा मानना ये है। तो क्षेत्र ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हैं, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं अजमेर में रह के काम करूंगा। हाँ, थोड़ी तकलीफ आएगी मेट्रोज में या बड़ी सिटीज में, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में आपको थोड़ी सुविधाएं मिल जाती हैं, बल्कि ज्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये भी तो है ना कि आपको रिसोर्सेज भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो काम किया जा सकता है। केवल माइंडसेट की बात है। ओके सर, ओके सर। जैसा कि अभी आपने फूड मार्ट स्टार्ट करा है, जी तो सर मैं उसके बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपका भी विजन लॉन्ग टर्म है डी मार्ट एंड वी मार्ट की तरह पब्लिक लिस्टिंग कराना, जैसे ललित अग्रवाल जी ने कराया? जी जी, इसमें क्या है सर कि ये एक स्टार्टअप है, लेकिन मैंने इसको स्टार्टअप में रजिस्टर नहीं कराया। स्टार्टअप में रजिस्टर नहीं कराने के पीछे मेरे अपने कुछ रीजंस हैं। लेकिन इसमें विजन जो है, वो विजन यही है कि ये वन फाइन टाइम एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए। इसके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी मॉडल है। कोई भी जो इस क्षेत्र में जुड़ना चाहता है, फूड में आना चाहता है, और उसके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, उसके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी इससे जुड़ सकता है। क्योंकि हम उसको बाकी सारी चीजें, उसको सारा नो हाउ, टेक्नोलॉजी का नो हाउ, और ये बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, जो आप यूँ कह लीजिए कि एकदम मोनोपोलिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं इसके अंदर। जैसे चक्की का आटा आपने हर जगह पिसते हुआ देखा होगा। अब कोविड-19 के बाद वैसे भी लोगों के मन में ये आ जाएगा कि भाई ये कम से कम आदमियों के हाथ छुआ हुआ होना चाहिए। तो हमारे पास टचलेस टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। कोई भी जो कंज्यूमर है, वो अपने घर बैठे अपनी ऐप से अपने आटे को पसंद कर सकता है, चुन सकता है। वो कोड डायरेक्ट मशीन में जाता है, मशीन उसको पीसती है उसी कॉन्फ़िगरेशन में जिस कॉन्फ़िगरेशन में कस्टमर ने चाहा है। तो ये टेक्नोलॉजी हमने बहुत पहले डेवलप कर ली, और अब हम इसके डेवलपमेंट पे लगे हुए हैं। अभी 3 वंडर फूड मार्ट हमारे ऑपरेशनल हैं, और 5 जो है वो खुलने की तैयारी में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू एक्सपांड दिस बिजनेस, और फ्यूचर में ये एक अच्छा बिजनेस बनेगा, क्योंकि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है इसमें। इसका ये मॉडल है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सारे स्टोर्स कंपनी ओन्ड ही हैं और सारी इक्विटी हमारी है, ऐसा नहीं है। फ्रेंचाइजी है, कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है इसमें। ओके। सर, जैसा कि मैं आपसे देखा, आपने काफी सारा मनी इस समय ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे पेटेंट में इन्वेस्ट करा, जिससे आपके जी बिजनेस के मॉडल को और कोई कॉपी ना कर पाए, आपकी टेक्नोलॉजी को और कोई कॉपी ना कर पाए। तो क्या आप जी, अजमेर के यंग एंटरप्रेन्योर्स के, राजस्थान के यंग एंटरप्रेन्योर्स को सजेशन देना चाहोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर? देखिए क्या होता है कि आईपीआर जो है वो एक बहुत पावरफुल टूल है आज के टाइम में। जो नए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इसकी परेशानी उनको बाद में जाके उठानी पड़ती है। अब क्योंकि हम लोग शुरू से इस चीज को समझते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो हमारा कंपनी का लोगो है, चोयल जो लोगो है, वो 54 ईयर पुराना ट्रेडमार्क है, और तकरीबन 50 साल पुराना कॉपीराइटेड है। तो उस जमाने में भी हमारे फादर जो गांव की पृष्ठभूमि से आए थे, उन्होंने इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझा कि भाई लोगों की, ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट और इन सब की इंपॉर्टेंस होती है। और आज के टाइम में तो ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे आपका बिजनेस डेवलप होता है, आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और आप जब अपनी वेबसाइट बुक कराने जाते हैं, तो मालूम पड़ा कि इस तरह की वेबसाइट उन लोगों ने बुक करा रखी जो काम में ही नहीं ले रहे हैं उसको, एंड देन वो आपको सेल करते हैं किसी प्रीमियम प्राइस के ऊपर आपके उस लोगो को, आपके उस डोमेन को। तो आज अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, जैसे पहले एक चेक लिस्ट होती थी कि भाई आपको फाइनेंस ऐसे करना है, टेक्नोलॉजी ऐसे लेनी है, मार्केट ऐसे ढूंढना है, सप्लाई ऐसे करनी है, लॉजिस्टिक ऐसे करनी है, तो उसमें अब एक नीचे एक टास्क लिस्ट और आ गई कि आपको आपका आईपीआर कैसे मैनेज करना है, आपको आपके कितने डोमेन बुक करा के रखने हैं। भले आज काम में नहीं ले, 10 साल के बाद काम में आएंगे, लेकिन वो काम आएंगे, और ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इस पे आपका राइट है, इसको कोई दूसरा काम नहीं लेगा। लेकिन ये कब कब काम में नहीं लेगा? जब आपने क्लेम किया हुआ होगा। अगर आपने क्लेम नहीं किया, एनीबॉडी कैन
फाइल ट्रेडमार्क, चाहे आप उसको 10 साल से काम में ले रहे हो तो भी उस नाम से ट्रेडमार्क कोई करा लेगा और उसके पास राइट चले जाएंगे। फिर ये मुद्दा बन जाएगा कोर्ट का कि भाई एक्चुअल यूजर कौन है और बाद का कौन है। तो इस लंबी कानूनी प्रक्रिया में पढ़ने से ज्यादा अच्छा यही है कि जब भी बडिंग एंटरप्रेन्योर या जो ऑलरेडी आज अजमेर में है, वो सबसे पहले अपने व्यापार के नाम को, लोगों को, उसके और भी कोई ऐसी चीज जिसको लगे जिसका ट्रेडमार्क हो सकता है उसका ट्रेडमार्क कराना चाहिए, जिसका कॉपीराइट हो सकता है उसका कॉपीराइट कराना चाहिए। अगर उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है या वो ऐसा सोचते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी मैं आगे जाके डेवलप करूंगा तो उसका एक पेटेंट प्रक्रिया में जाकर के उसका पेटेंट जमा करवा लें वो। तो आईपीआर बहुत प्रमुख मुद्दा शुरू से रहा है, लेकिन ये पहले बड़ी कंपनीज में रहता था, अब ये मिडिल और स्मॉल कंपनीज में भी अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगा है। ओके सर। सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आज जब अजमेर का व्यापारी या कोई बिजनेस चालू करता है, नया स्टूडेंट हो गया, एक नया बिजनेसमैन हो गया, जैसे बिजनेस में जी उसको थोड़े से लॉसेस होना चालू हो जाते हैं, लॉसेस फेस करना चालू करता है, तब वो जी बिजनेस या तो क्विट कर देता है या जॉब की तरफ मूव करता है या नेगेटिव माइंडसेट डेवलप कर लेता है। क्योंकि जी लॉसेस मुझे लगता है एक बिजनेस का पार्ट है, जैसे प्रॉफिट एक पार्ट है। जी। देखिए जी, लॉसेस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी बिजनेस के पार्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो आती है वो आती है सस्टेनेबिलिटी, कि आप प्रॉफिट के साथ तो सस्टेन करना कोई भी करता ही है, करना ही चाहेगा, लेकिन लॉस के साथ सस्टेन करने के लिए भी आपको अपना पहले इसकी इकोनॉमिकल तैयारी करनी पड़ती है कि मैं कितने रुपए के लॉस तक तो मैं इस बिजनेस को सस्टेन करूंगा और उसके बाद मैं इसको सम अप कर दूंगा। अब इसमें यह है कि कुछ लोग बिना तैयारी के इस काम को कर लेते हैं, बिना स्टडी के इस काम को कर लेते हैं, आज उनके पास पैसे की कमी आती है, कुछ लॉस आना चालू होता है, तो मोटिवेशन के अभाव में, राइट गाइडेंस के अभाव में, या यूं कह लीजिए कि राइट टूल को काम में नहीं लेने के कारण वो गिव अप कर देते हैं। तो वो ये जो गिव अप है ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है आपके माइंडसेट पे, बहुत ज्यादा निर्भर करता है आपकी किसी भी चीज को सहने की शक्ति के ऊपर। देखिए फाइनेंशियल लॉसेस अगर आज हो रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरा बिजनेस जो है वन फाइन डे प्रॉफिट पे आएगा, अगर उसमें प्रॉफिट लाने का एलिमेंट है और आप उस चीज पे लगे रहते हैं तो वन फाइन डे आएगा। अच्छा, इसमें कंसल्टेंसी की जा सकती है। जैसे आज सबसे बड़ा चीज ये है कि छोटे शहरों में कंसल्टेंसी से पता नहीं क्यों लोग डरते हैं। यस सर। अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, आप जैसे खुद एक काफी एरिया में काम कर रहे हैं, अजमेर लेवल पे ही काम कर रहे हैं, तो आपने खुद ने महसूस किया होगा कि लोग कंसल्टेंसी में थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, लॉस यस खा सर। लेंगे, चीजों को बर्दाश्त करके गिव अप कर देंगे। आप सोच के देखिए कि जिसका जो सपना आपने देखा, जो ब्रेन चाइल्ड आपका है, जिसको आपको ऐसा लगता है कि वन फाइन डे में इस बिजनेस को बड़ा बनाऊंगा, उसको गिव अप करना कितना दुखद प्रोसेस है, उसको छोड़ना कितना दुखद है। तो उस जगह पर एक्सपर्ट की राय ली जानी चाहिए। जब आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और ज्यादा बीमार होता है तो स्पेशलिस्ट के पास जाता है। तो इसी तरीके से बिजनेस की जो तकलीफ है इसके लिए अलग अलग एजेंसीज काम करती है, उनके पास जाना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जरूरी नहीं है कि कोई भी बिजनेस शुरू में प्रॉफिटेबल हो, और जरूरी नहीं है कि कोई बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल हो, जरूरी है कि लॉस ही बनाएगा। ये सारे माइंडसेट है, ये सारे आपकी टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन पे, आपके प्रोसेस के अडॉप्शन पे, आपके टूल्स पे, आपकी प्रोफिशिएंसी पर, एग्जीक्यूटिवनेस पर, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो आज इन सब के लिए सर्विसेज अवेलेबल है। आपको मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, मार्केटिंग की एजेंसी आपके बजट के हिसाब से काम करके आपको दे देगी। आपको टेक्नोलॉजी कोई चीज डेवलप करानी है उसमें आपकी मदद कर देगी। आपको कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, आपको प्रोटोटाइप से लेकर के कॉमर्शियल प्रोडक्शन तक आपकी मदद कर देगी। तो गिव अप करने के बजाय एक्सपर्ट्स का हाथ थामना चाहिए, इसमें मेरी राय तो ये है। और सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिट की जो है, जब आदमी मजबूर हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे पास अब पैसा है ही नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स देखे हैं, मेरे खुद के नोन लोगों में मैंने ऐसा देखा है जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल था, बहुत मादा था, और मैंने उनको बाद में ये कहा कि यार मेरे हिसाब से आपको ये नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा सर फाइनेंशियल इतने क्रंचेस इतने बढ़ गए कि अभी घर वालों का प्रेशर, दूसरे दूसरे अदर प्रेशर, इकोनॉमिकल प्रेशर्स ने मजबूर कर दिया हमको छोड़ने के लिए और वापस जॉब में जाने के लिए। तो कोई बात नहीं, ये भी एक प्रोसेस है, फिर सपना देखना, फिर उठाना, फिर वापस से उसको चालू करना। तो इट इज ऑल माइंड सेट भवप्रीत जी, एक्चुअली हर ओके, एक की माइंड सस्टेन सेट। करने की कैपेसिटी होती है। ओके, ओके सर।
सर आपको कभी ऐसा लगा आपने अपने बिजनेस के अंदर गलत डिसीजन ले ली जिनकी वजह से आपको कभी रिग्रेट हुआ हो कि शायद देखिए, मैं ये नहीं ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम हर आदमी सही डिसीजन लेता है। कई बार रिग्रेट होता है कि ये डिसीजन गलत हो गया, तो अब इसको मॉडिफाई कैसे किया जाए, और आई एम वेरी फ्लेक्सिबल कि उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। हालाँकि मैं कुछ चीज़ों में बहुत रिजिड भी हूँ कि नहीं, इसको तो सही करके ही रहना है, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो आगे जाके सही भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 100 डिसीजन लिए और 100 के 100 सही हैं, बहुत सारे गलत डिसीजन भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे गलत डिसीजन अगर ज़्यादा हैं आपके सही डिसीजन से, तो आपका सक्सेस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो फिर आपको उस जगह पे ये समझना पड़ता है कि मैं डिसीजन लेता हूँ, अगर मैंने 10 डिसीजन लिए, मैं अब यहाँ मेरी बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी इंडिया की बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने 10 डिसीजन लिए, उसमें से 5 जो है रॉन्ग हो गए, तो मुझे आत्म-अवलोकन करने की ज़रूरत है। मुझे ये सोचने की ज़रूरत है कि डिसीजन लेने से पहले 10 लोगों से राय ले लूँ मैं। तो मेरे साथ ऐसा बहुत कम हुआ है कि मेरे डिसीजंस जो है वो बाद में रिवर्ट बैक करने की ज़रूरत पड़ी हो उनके ऊपर, या उनके ऊपर पूरे हालातों को बदलने की ज़रूरत पड़ी हो, ऐसा नहीं है। मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत तो ऑल द टाइम पड़ती है, नो वन इज़ परफेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं सुधार के साथ-साथ, राय लेते हैं। राय में भी मेरी एक आदत रही है, मैं छोटे से छोटे कंपोनेंट के, मतलब वर्कर का, जो ऐसा वर्कर जो केवल एक समझ लीजिए पर्टिकुलर एक प्रोसेस ही करता है, मैं उसकी राय को भी पूरी मान्यता देता हूँ। जीएम लेवल की के लोगों की भी बातों को पूरी मान्यता देता हूँ। तो मिलकर के कलेक्टिव डिसीजन करते हैं। कई बार ये भी सोचते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम जो मैं सोच रहा हूँ वो सही होगा, तो पूछ लेते हैं, और पूछने से पुख्ता हो जाती है चीज़ें। तो फिर वो डिसीजन मेरे हिसाब से वापस लौटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके सर, ग्रेट। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आज लोग नया बिज़नेस चालू करते हैं, नया स्टार्टअप चालू करते हैं, पर नए जी, बिज़नेसमैन को दिक्कत ये आती है कि वो बेस्ट टैलेंट अपने बिज़नेस के अंदर ला नहीं पाते, क्योंकि एक अच्छा टैलेंट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सैलरी माँगता है, जो कि उनके पास होती नहीं है, और अच्छा एम्प्लॉयी नहीं होने के कारण वो सारा काम खुद ही करते रहते हैं। तो वो ऑपरेटर से मैनेजर बन जाते हैं और बिज़नेस से बिज़ीनेस में चले जाते हैं। जी। तो बिल्कुल कैसे सही कहा इसको आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखिए क्या है, छोटे बिज़नेस की ये लिमिटेशन है कि उसमें गेटमैन से लेकर के फाइनेंशियल मैनेजर तक का काम, ऑपरेशन का, परचेज़ का, सेल्स का काम उनको खुद को ही करने पड़ते हैं, उनके पास वर्कफ़ोर्स नहीं होता है। इसीलिए वो उनका स्टार्टअप है कि शुरू में 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग या परिवार के लोग मिलके या दोस्तों ने मिलके उसको शुरू किया है। तो यहाँ पर एक वर्ड मैनेजमेंट में आता है डेलीगेशन। डेलीगेट करना बहुत आसान काम नहीं है। जिसके पास वर्कफ़ोर्स है वो भी डेलीगेट नहीं करता, बिकॉज़ ऑफ़ इसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ये होते हैं कि किसी भी इंसान को जो थोड़ा-सा काम कर लेता है या आगे बढ़ लेता है या बढ़ा लेता है, तो उसके मन में ये आने लगता है कि मेरे बराबर कौन? जो काम मैं करता हूँ, वो काम मैं ही करना चाहिए, वो काम कोई और नहीं करना चाहिए। ये एक सबकॉन्शियस माइंड में एक ये चीज़ डेवलप हो जाती है। तो डेलीगेशन करना बहुत मुश्किल काम है। तो डेलीगेशन ज़रूर सीखना चाहिए। मेरा सीधे-सीधे सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जो भी बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको डेलीगेट करना आना चाहिए। उनको अपने मैनेजर्स पे या जो भी उनके असिस्टेंट्स हैं, उनके ऊपर भरोसा करना आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये भी है कि ये कैपेबिलिटी हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हम उनके टैलेंट को पहचान लें, कि वो वाक़ई इस लायक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने इंजन की ड्राइवर सीट पे एक ऐसे आदमी को बिठा रहे हैं जिसका उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को चेक करके अगर हम डेलीगेट करते हैं, तो आगे बढ़ा जा सकता है। डेलीगेशन इज़ अ क्रूशियल वर्ड इन मैनेजमेंट। एंड काफ़ी सारे स्कूल प्रैक्टिकली इसको नहीं सिखाते, खाली एक डेफिनेशन सिखा के छोड़ देते हैं कि व्हाट इज़ हाँ, डेलीगेशन। बिल्कुल, बिल्कुल डेफ़िनेशन दिखा के सीख छोड़ देते हैं, और इसके अंदर आप देखिए कि ये जब छोटा बिज़नेस कोई शुरू करता है और उसको ऐसा लगता है कि अब मुझे 4 आदमी रखने हैं, तो वो उन 4 आदमियों से वो काम कराता है जो लोअर लेवल के होते हैं, मतलब वो अपने लेवल के काम उनको नहीं देता है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ खुद के जजमेंट से सीखने की है कि क्या तो मुझे डेलीगेट करना है और क्या कंट्रोल मुझे अपने पास रखना है। और यही आर्ट है मैनेजमेंट की, और ये आर्ट सीखनी होगी हर लेवल के ऊपर। और अगर ये किताबों में नहीं मिलती है, तो अजमेर में हम शुरू कर सकते हैं, मेंटरशिप शुरू कर सकते हैं। अजमेर में भी बहुत अच्छे-अच्छे बिज़नेसमैन हैं, बहुत अच्छी-अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आना नहीं चाहते।
तो ऐसे लोगों से आप लोग मिल करके उनको कह सकते हैं कि साहब मंथ में कुछ घंटे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को दे करके, यानी एक मेंटर बैंक बनाया जाए और उस मेंटर बैंक के अंदर वो जो अजमेर के एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, बडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स को मेंटरशिप करें। तो ये चीज़ वो सब सीख सकते हैं। पोटेंशियल है अजमेर में इसका बहुत, और बहुत लोग ऐसा कर भी रहे हैं। मेरे बहुत सारे इंडस्ट्रीज साथी हैं जो ये काम करते हैं। वो यूनिवर्सिटीज में जाकर के लेक्चर देते हैं, वो यूनिवर्सिटीज बच्चों के साथ में कोऑर्डिनेशन रखते हैं। तो पर इसको एक अच्छा स्वरूप दिया जा सकता है। ओके सर, ओके। हम एक्चुअली डेली कर भी रहे हैं वेबिनार्स। मैं काफी इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को बुलाता हूँ जो मेरे क्लाइंट भी हैं, उनसे हम स्टूडेंट्स जी, का जी। इंटरेक्शन कराते हैं वेबिनार्स के ऊपर, जिससे जी, स्टूडेंट्स भी जी, जी। प्रैक्टिकली जान पाए। जैसे अभी स्टूडेंट्स बिल्कुल। काफी आपसे लर्न कर रहे हैं। जी। सर मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, अजमेर में जैसे अभी एयरपोर्ट आया है 2 साल पहले, जी। जयपुर को अगर हम पहले 15 से 20 साल पहले देखें तो जयपुर कुछ भी नहीं था। वहां पे कोई हुँ, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं था। पर आज ये हुँ। जयपुर की हालत है कि वहाँ आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आदमी को बैंक से हुँ। लोन लेना पड़ता है। सिर्फ एयरपोर्ट के आने से क्या अजमेर में भी ऐसा डेवलपमेंट आएगा? क्या अजमेर को भी जयपुर जैसी ग्रोथ मिलेगी? देखिए, अजमेर को जयपुर जैसी ग्रोथ मिलेगी, ये रियल एस्टेट का प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता, बिकॉज़ मैं रियल एस्टेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन ये तो एक मोटे तौर पे देखा ही जा सकता है कि जब कभी किसी किसी बड़ा जगह पे या किसी भी जगह के ऊपर एक बड़ी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, तो आस-पास में उस लोगों को फ़ायदा मिलता ही है। अभी जैसे अजमेर में किशनगढ़ एरिया में जैसे ही एयरपोर्ट आया, वहाँ की ज़मीनों की कीमत बढ़ गई। तो रियल एस्टेट का रियलाइज़ेशन ऑटोमैटिकली बढ़ ही गया, फ़ायदा मिलेगा ही। दूसरा, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा, जैसे आपने सुना होगा कि पहले सभ्यताएँ नदी के किनारे बहा बहा करती थी, कि जहाँ-जहाँ हाँ, नदी होती थी, उसके किनारों पे ही सभ्यताएँ पैदा होती थी। अभी ये चीज़ हो गया कि जहाँ-जहाँ ट्रांसपोर्टेशन है और जितना ज़्यादा डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पर इकोनॉमी या सभ्यता डेवलप होगी। तो एयरपोर्ट जो है वो आज की रिक्वायरमेंट है, किसी भी शहर को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब अजमेर में एयरपोर्ट आया है और धीरे-धीरे अच्छा भी कर रहा है, फ्लाइट्स भी बढ़ रही हैं। तो ये बड़े शहरों के एंटरप्रेन्योर्स को या अजमेर के एंटरप्रेन्योर्स को बड़े शहरों से जुड़ने में बहुत मददगार साबित होगा। और मैं खुद देख रहा हूँ कि जो फ्लाइट्स पहले मैं जयपुर से लिया करता था या दिल्ली से लिया करता था, वो अब अजमेर से लेना शुरू कर दिया। तो एक बहुत बड़ी सुविधा तो मिली है। और इस सुविधा का लाभ जो है सबको मिलेगा ही मिलेगा। तो डेफ़िनेटली एयरपोर्ट का अजमेर में होने से एज़ ए इंडस्ट्री डेवलपमेंट फ़ायदा मिलेगा, एज़ अ रियल एस्टेट में फ़ायदा मिलेगा, टूरिज़्म डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो एक अच्छे फ़ायदे की चीज़ ही है। ओके सर। सर अब मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ऐसे हाँ, कौन से इंडस्ट्रीज़ एंड बिज़नेसमैन हैं जिनके विज़डम को आप फ़ॉलो करते हो या जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है? हमारे दर्शकों देखिए के साथ शेयर सबसे हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ॉलो करता हूँ अपनी लाइफ़ में, तो हैं आर.डी. शर्मा। अब आर.डी. शर्मा का मैं परिचय दे दूँ कि वो फ़ॉर्च्यूनेटली मेरे पिताजी हैं। और मैंने जो भी मैंने एजुकेशन ली है, मैंने कई डिग्रीज ली हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है कि वो चलते फिरते एमबीए थे वो। उनकी जो थ्योरीज थी वो पता नहीं उन्होंने कहाँ से सीखी, कहाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अ, पढ़े हुए नहीं थे। उन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन ही किया था और वो भी गांव के स्कूल से और अजमेर के डीएवी कॉलेज से उन्होंने एजुकेशन ली थी। लेकिन उनकी विजडम जो थी वो बहुत ही मजबूत थी, उनकी जो थ्योरीज थी वो बहुत मजबूत थी। और उसी वक़्त मुझे ये चीज़ मालूम पड़ा कि मेरे जो फ़ादर हैं, वो टाटाज़ से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। उनकी हर चीज़ में टाटाज़ का कहीं न कहीं उल्लेख आ जाता था। तो फिर मैंने भी टाटाज़ की स्टडी की, मैंने भी टाटाज़ की बायोग्राफ़ीज़ पढ़ी, उसमें रतन टाटा की भी पढ़ी, जो सीनियर टाटाज़ थे, उनकी भी मैंने पढ़ी। तो मैंने महसूस किया कि मेरे फ़ादर की बातों में उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, तो वो इन्फ्लुएंस मुझ में भी ट्रांसफ़र हो गया और मैं खुद भी टाटाज़ का प्रशंसक हो गया। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि मेरे फ़ादर कहा करते थे कि आप अपनी इंडस्ट्री के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं हैं। और ये कोट जो है जमशेद जी का है कि आप अपनी इंडस्ट्री के मालिक नहीं हैं, इसके आप ट्रस्टी हैं और आप केवल एक एम्प्लॉयी की तरह, खुद एम्प्लॉयी होने के बावजूद भी एक एम्प्लॉयी की तरह इसको रन करेंगे। तो ये चीज़ हमारे फादर को टाटा से सीखने को मिली, फिर हमने भी उसको अपने आप में इम्प्लीमेंट किया। सेकंड नंबर पे जैसे मैंने फर्स्ट पे फादर बताया, सेकंड नंबर पे टाटास बताया, थर्ड नंबर पे मैं एडमायर करता हूँ आनंद महिंद्रा जी को। आनंद महिंद्रा जी की जो थ्योरीज़ हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसके बाद
बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर मैं कुछ नाम लूँ तो उसमें नारायण मूर्ति है, उसके अंदर आचार्य बालकृष्ण है, जिनसे मैं पर्सनली कई बार मिला। उन लोग की जो विजडम है, उनका जो काम करने का स्टाइल है, वो डेफिनेटली दे आर ब्लेस्ड फ्रॉम अबव। उनके पास जो यूं कह लीजिए कि जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धिमत्ता है, वो ऐसी है कि उसको आप करेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे वर्ड को ध्यान दीजिएगा, मैं फॉलो कर रहा हूँ, कॉपी नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो कॉपी करना एक अलग चीज है, फॉलो करना अलग चीज है। हमारी खुद की विजडम होनी चाहिए, हमारा खुद का थॉट प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बड़े लोगों की सीख और समझ होनी चाहिए। खुद को हम महत्वपूर्ण समझे, लेकिन इतना नहीं समझे कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ। तो वहां पर सीखने के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ लिस्ट। और मैंने अजमेर के कई इंडस्ट्रियलिस्ट से भी सीखा है, ऐसा नहीं है कि केवल सब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से ही सीखा। अजमेर के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जब मैं लघु उद्योग संघ में था तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, मैंने उनसे सीखा। अजमेर में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनमें किसी में कोई पर्टिकुलर चीज अच्छी लगी मुझे, मैंने उसको फॉलो किया। तो ऐसे करके आप सीखते रहते हैं कहीं ना कहीं से। आज सबसे बड़ी चीज ये है कि पढ़ने का शौक और सीखने का शौक होना चाहिए इसके लिए, और फॉर्चुनेटली मुझे दोनों है। ग्रेट सर, ग्रेट। सर, एक अंकित जी का क्वेश्चन आया है। वो जी उनके पेरेंट्स जॉब करते हैं, बट वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो जी। उनके पीछे कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, ना उनके पास कोई अच्छा फाइनेंशियल इतना हेल्प है, तो वो कैसे अपना एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं अजमेर शहर के अंदर या फिर जयपुर जाके, कहीं पे जाके? अंकित जी नाम बताया ना आपने? अंकित जी। हाँ, अंकित जी को मैं सीधे अंकित जी से बात करता हूँ। अंकित जी, जो आपका जो सवाल है या जो आपकी पृष्ठभूमि है ना, ये पृष्ठभूमि लाखों करोड़ों की है, कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो सर्विस में हैं, और आप जैसे बिजनेस में आना चाहते हैं, ऐसे वो लोग भी आना चाहते थे, लेकिन उनके पास या आपके पास जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने नहीं है, जिनकी वजह से आप बिजनेस में आना चाहते हैं। तो दोस्त, मैं इसमें आपको एक बात कहूंगा, मेरे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं मेरे पर्सनल लाइफ में। हजारों, एक दो चार सौ नहीं, हजारों एग्जाम्पल है जिनके माता पिता सर्विस में थे और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। लेकिन इसके लिए समय और डेडिकेशन, और फिर जो वाली बात होती है ना कि अब तो कुछ भी हो जाए करके रहूंगा, वो यस वाली सर। बात चाहिए होती है। मेरे पास ऐसी इतनी सक्सेस स्टोरीज है उन लोगों की जिन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। मदर फादर सर्विस में है, बहुत कम पैसे के साथ काम चालू किया। एक सक्सेस स्टोरी में तो उसने अपने मदर फादर से पैसा भी नहीं लिया, 700 रुपए महीने की नौकरी से शुरू किया, एंड इज डूइंग बिजनेस ऑफ करोड़ नाउ। तो अंकित जी, ये केवल मानसिक मुद्दा है। जिस दिन आप ये धार लेंगे मुझे तो करना ही है, आप देखिएगा उस दिन से कायनात जो है वो आपकी मदद के लिए जुड़ जाएगी, प्रकृति आपकी मदद के लिए जुड़ जाएगी। एक बार मानस बना लीजिए। आप कहेंगे कि मानस तो मेरा है ही, लेकिन रियल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप भोपरीत जी से टच में रहिए, इनसे आप पूछिए कि किस तरीके से इस चीज को ओवरकम किया जा सकता है। और ये पैसा नहीं होना आज के टाइम में तो बिल्कुल प्योर एक्सक्यूज है, क्योंकि इतने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर हमारी अप्रोच सही है, हमारा आइडिया सही है, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है बंधु। बहुत पैसा है काम करने के लिए। यस सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। जैसे धीरू भाई अंबानी कहते हैं, बिजनेस करने के लिए आइडिया बड़ा होना चाहिए, ना कि बैंक जी बैलेंस। जी। तो सर, काफी हो अच्छा जाता है लगा बहुत आपसे चीजें, हो मिलके। जाता है, ये किताबी बात नहीं है। लेकिन मैं आज देख ली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में लोग कहते हैं कि साहब पैसा नहीं मिलता, मुद्रा में लोन नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, लेकिन लाखों को मिला है। तो जिनको मिला है वो क्यों मिला, आप स्टडी कर लीजिए ना, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कमियों को बाहर निकाल लीजिए, मिलेगा। 100% मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी होगी कि आपको फाइनेंस मिलेगा, ये सर, आ ये सर, ये जाएगा। मैंने लेकिन उसके लिए उतना उतना मेंटल प्रेशर आपके पास होना चाहिए, उतना इच्छा शक्ति आपके पास होना चाहिए कि वो चीज अट्रैक्ट हो आपके लिए। मतलब आप जी ये नहीं सके उसके उसके बिना। मतलब आपको सपने भी रात को उसी के आए, सुबह उठे तो उसका आइडिया है, रात को खाते वक्त आपको उसका आइडिया है, फिर आपके मन में इतनी बेचैनी हो जाए कि आपको नींदों के अंदर भी उसके ख्याल आने लग जाए। मतलब फिर आप ये सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड आपका आइडिया हो जाए, कहने का मतलब ये है।
तो जब यस। वो जो मतलब आप दिन रात उठते बैठते खाते पीते जब उसके बारे में सोचने लग जाएंगे ना, तो वो आपकी महबूबा बन के आपके जीवन में आ ही जाएगी। सर ये चीज मैंने भी नोटिस करी, पूरा टाइम जिन मैं लोगों के साथ वर्क करता हूँ पूरे टाइम एक तो पैसों के पीछे और दूसरा लोन्स के पीछे भागते रहते हैं। वो ही नहीं देखते कि वो कस्टमर के पीछे भागना चाहिए, अपना आइडिया के ऊपर वर्क करना चाहिए। वो ये चीज देखते हैं कि हमारे ऑफिस का इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, जो ऑफिस के अंदर टेबल लगी है चेयर लगी है, वो अच्छी होनी चाहिए। और जो सर्विस आप कस्टमर को दे रहे हो, कस्टमर का फीडबैक क्या है आपके लिए, उस पर वो वर्कआउट नहीं करते, जिनकी वजह से कई बार वो लैकिंग कर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने भुखरी जी, क्योंकि चेयर अच्छी होनी चाहिए, टेबल अच्छी होनी चाहिए, ऑफिस अच्छा होना चाहिए, ये तो खुद की लाइकिंग है। कस्टमर की लाइकिंग क्या है, इसका इसका जानने का कोशिश हम नहीं कर पाते। तो खुद की लाइकिंग को के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, डेफिनेटली कस्टमर की लाइकिंग का पता नहीं होगा। अब जिसमें इसका मादा होगा कि वो कस्टमर की लाइकिंग को पहचान सके कि कस्टमर क्या चाहता है, उसकी टेबल कुर्सी अपने आप अच्छी हो जानी है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। जब पैसा आता है तो सब कुछ साथ में आ जाता है, ये वैभव सब अपने आप आता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने ये बात। एंड एक चीज मैंने ये भी नोटिस करी, एग्जीक्यूशन की 99% कमी है आज भी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। आइडियाज वो जी। हजार सोच रहे हो पर एग्जीक्यूट हम्म। एक भी नहीं हो पाते। मैं पिछले साल दिल्ली में आचार्य बालकृष्ण जी से मिला था, जी। पतंजलि के। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज उन्होंने लाइफ में मुझे बोली कि लाइफ में आप अगर 100 चीजें सोच रहे हो तो ट्राई करो कि 99 एग्जीक्यूट करो। क्योंकि इंडियंस हम सोचते बहुत कुछ है, बोलते बहुत कुछ है, पर एग्जीक्यूट हम्म। उतना करते नहीं है, 99% करते नहीं है। सिर्फ एग्जीक्यूशन इसमें के कारण ही। इसमें आपने बाकी सारी बातें सही कही। आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, हम इंडियंस, देखिए हम यस। इंडियंस अलग नहीं है, पूरी दुनिया में आदमी की एक ही जात है, वो अच्छा। है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये हर एक के साथ होती है। अच्छा, हर एक में ये मादा नहीं होता, लेकिन जो ये मादा पैदा कर लेता है, देखिए माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आता, ये सारी चीजें यहाँ सीखनी पड़ती है, ये डिटर्मिनेशन से आती है। तो जैसे ही हम ये डिटरमाइन कर लेंगे कि मैं अपने आइडिया पर अफिक्स रहूंगा या मैं अपने आइडिया को नोट करूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे दिमाग में दिन भर में हजारों तरह के ख्याल आते हैं, उसमें से कुछ आइडियाज होते हैं, उन आइडियाज को हम दोबारा सोचने की कोशिश करते हैं तो वो हवा हो जाते हैं। अब कुछ अच्छे तो आइडिया आए और हमने हाथों हाथ लिख लिया, आज के टाइम में तो आपको नोटपैड की भी जरूरत नहीं है, यू हैव ए स्मार्ट मोबाइल, आपने उसके अंदर हाथों हाथ नोट कर लिया। और जब नोट कर लिया और बाद में जाकर के उस पे विचार किया, उसको आपको लगा कि यार मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, तो आपने बड़ा किया। मैं एक चीज मानता हूँ कि आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया आया, मेरी एक प्रैक्टिस रहती है, आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया आया, उसको आपने लिख लिया, जैसे एक सेंटेंस में आपने लिख लिया, लेकिन बाद में क्या आप उसके ऊपर 1 पेज 3 पेज का राइट अप लिख सकते हैं? राइट अप के लिए जरूरी नहीं है कि आपको इसको किसी को पढ़ाना है, इसलिए उसमें वो लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए या वो ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। वो आइडिया क्या इतना बड़ा है आपके दिमाग में, बड़ा से मतलब बड़ा आइडिया नहीं, बड़ा से मतलब है गहराई में, क्या वो इतना गहरा है आपके दिमाग में कि आप उसके आसपास की सारी परिकल्पना कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो वो 2 पेज 3 पेज में आप लिख सकते हैं। तो अगर आपने 3 पेज में किसी आइडिया को लिख दिया तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट तैयार हो गया। और अगर आपके पास उसमें केवल ये है कि भाई ये चीज ऐसे बन सकती है, लेकिन कैसे बनेगी, क्या बनेगी, इसका आसपास आपके पास नहीं है, तो वो आइडिया वर्केबल नहीं है। वर्केबल आइडिया वही है जिसको आप बहुत गहराई से सोच सकते हैं, जिसको बहुत आगे तक सोच सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं, लिख करके डिस्क्राइब कर सकते हैं और डिस्क्राइब करके किसी को समझा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत अच्छे-अच्छे आइडिया होते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, समझाने लगते हैं तो समझाने तो जाते हैं कानपुर, चले जाते हैं लखनऊ। तो कहने का मतलब ये है कि वो फिर बाद में वो कहते हैं नहीं, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये सोच रहा था, ऐसा कर रहा था। तो ये जो एक्सप्रेशन का इश्यू भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा से मेरे हिसाब से लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का इश्यू है। तो आइडिया पर आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है, तो वो फिर आगे काम करेगा। तो आचार्य जी ने भी आपको सही कहा और आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। और ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ज़्यादातर आइडिया जो है वो हवा हो जाते हैं, और आइडिया हवा नहीं हो उसके लिए आपको लिख लेना चाहिए, और एग्ज़ीक्यूट करने के लिए उसके लिए मेरे हिसाब से तो प्रोजेक्ट बनाना ही चाहिए। कई बार ऐसा लगता है मैंने सोच लिया तो सही सोचा होगा और उस पे मैं आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका पूरा एग्ज़ामिन होना चाहिए, उसपे ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, उसपे एनालिसिस होना चाहिए, उसपे लोगों की राय ली जानी चाहिए, उसपे आप क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसपे लोग क्या सोचते हैं। तो जब वो सब चीज़ें आप लेते हैं, अच्छा इसमें भी एक चीज़ और है कि जैसे आपने कोई आइडिया दिया और 9 लोगों ने उसको मना कर दिया और एक ने कहा ये हो सकता है। तो अभी आप सोचेंगे कि 9 ने मना कर दिया तो ज बैठ ज़रूरी है कि ये आइडिया इतना अच्छा नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है ऐसा।
आप 10 आपसे विपरीत में हो तो भी आपका आइडिया पावरफुल हो सकता है। आप खुद कितने कन्विंस्ड है इस बात से, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो सेल्फ कन्विंस्ड है ना, वो ऐसे ही नहीं आता। सेल्फ कन्विंस्ड आता है होता तब होता है जब आप सबकॉन्शियसली उस चीज से जुड़े हुए होते हैं, तब वो सेल्फ कन्विंस्ड होता है। आइडिया कितना भी अच्छा हो, खुद कन्विंस नहीं है, इफ एंड बट है, बहुत सारी चीजें किंतु परंतु में चल रही है, तो वो आइडिया पावरफुल कभी भी नहीं हो सकता। ओके ओके सर, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे विजडम शेयर करके। तो बस एंड जी। में मैं आपकी कुछ टिप्स आपसे चाहता हूँ कि आप ऐसी क्या एडवाइस यंग एंटरप्रेन्योर्स को राजस्थान के अजमेर के बच्चों को देना चाहोगे? देखिए, मैं अजमेर के बच्चों को या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगा, और इस चीज़ को मतलब ऐसे नहीं लिया जाए कि इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ मोटिवेशनल स्पीच, ये ऐसा नहीं है। मैं बहुत बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं मैंने, बहुत बड़े-बड़े लोगों से मैं मिला हूँ, और मैंने महसूस किया है उन सब लोगों से मिल कर के, उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ के, कि वो अगर आज लाइफ़ में बड़े हैं, तो किसी समय में वो बहुत छोटे थे। लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स थी, उनके कुछ ऐसे व्यक्तिगत गुण थे, जिनकी वजह से वो बड़े बन गए। मैं उनको कॉपी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सीखने के लिए मैं आपको कहूँगा कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ से हमको सीखना चाहिए, एक। सेकेंडली मैं उनसे ये कहूँगा कि खुद पर विश्वास करना बेहद ज़रूरी है। दुनिया आपके बारे में क्या राय रखती है, उसको आप मानिए, सुनिए, जानिए, अपने काम की चीज़ उससे बाहर निकालिए, लेकिन उससे इन्फ्लुएंस्ड मत होइए। अपने आप पर विश्वास करना, अपने आप को प्रूव करने का कोई मौका तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आपको किसी ने ये कह दिया, "अरे! तुझसे ये काम नहीं होगा", तो भले ही वो छोटी-सी बात हो, लेकिन उस बात को प्रूव करने के लिए आपको जुट जाना चाहिए। लेकिन ये आपके मकसद से अलग नहीं होनी चाहिए। मतलब वो मज़ाक में की हुई कोई होड़ नहीं होनी चाहिए कि तू बाइक पे ये स्टंट कर सकता है क्या? या 2 कोल्ड ड्रिंक एक साथ पी सकता है क्या? इसमें प्रूव करने के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैं उसमें बोल रहा हूँ जो आपके जीवन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायक हो। उनमें अपने आप को प्रूव करने के लिए मौका मिले तो आपको तैयार रहना चाहिए। और एक आखिरी बात मैं भवप्रीत जी से कहने वाला हूँ कि अजमेर का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। अजमेर के युवाओं ने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं, कर रहे हैं। भवप्रीत जी को देखिए, ये मेट्रोपॉलिटन में जाके अपना बहुत अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इनके पास कैलिबर है, इनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ थी, लेकिन ये वापस आए। इनके फादर की हिस्ट्री भी ऐसी है। तो ये कहने का मतलब है कि ये वो लोग हैं जिनको अजमेर पे नाज़ होना चाहिए। अगर आप भवप्रीत जी के फादर की हिस्ट्री सुनेंगे तो आपको डेफ़िनेटली नाज़ होगा कि वो चाहते तो अजमेर को छोड़ के अपना करियर बहुत अच्छा-सा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अजमेर को नहीं छोड़ा। तो मैं इनके फादर से शुरू से बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहा हूँ। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अजमेर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है बंधु। अजमेर में बहुत पोटेंशियल है, आपको केवल एक्सप्लोर करना है। इसी के साथ मैं भवप्रीत जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको शुभकामनाएँ देता हूँ, आपको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप जीवन में खूब आगे बढ़ें, आपके सपने पूरे हों, आपके सोचे हुए काम हो, और जो अभी माहौल चल रहा है, ये माहौल चलेगा कुछ दिनों तक, हमको सीखना पड़ेगा उसके साथ जीना। तो सीख जाएँगे, नॉर्म सीख जाएँगे, हर कंट्रीज़ में अलग-अलग तरह के नॉर्म्स होते हैं, अभी वर्ल्ड में एक तरह का नॉर्म हो जाएगा, ट्रैवल कैसे करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, ये सब सीख जाएँगे हम लोग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वी आर लर्नर्स। तो इसी के साथ भवप्रीत जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू सर, आप हमारी लाइव स्ट्रीम में आए, वंस अगेन थैंक यू। ओके थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू। बाय-बाय। बाय बाय।